सैडिज्म एक ऐसी पर्सनालिटी टाइप जो दूसरों को दुख देने में सुख पाती है, स्पेशली प्लीजर। द पर्सनालिटी विच वाज स्टडी टू अंडरस्टैंड द डार्केस्ट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन नेचर। मतलब एक ऐसी पर्सनालिटी जिसके लिए द डार्क ट्रेड का कॉन्सेप्ट बनाया गया, जिस डार्क ट्रेड में सैडिज्म के साथ साथ नार्सिसिज्म, मैकियावेलिज्म और साइकोपैथी जैसे ट्रेड शामिल है। तो लेट्स लर्न अ लिटिल मोर अबाउट सैडिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। सैडिज्म का कंसेप्ट पुराने समय से ही चर्चा में रहा है, जहां लोगों ने दूसरों को दुख देने और उससे प्लेजर पाने के बारे में सोचा, और ये अभी भी है। कई जगहों पे तो ये एक्सट्रीम हो चुका है, जिसके बारे में हम आगे बात भी करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं क्लियर कर दूं कि सैडिज्म शब्द सैड से नहीं आया है। सैडिज्म एक्चुअली मार्की डे सैड के नाम से आया है, जो 18वीं सेंचुरी के एक फ्रेंच राइटर थे। उनके लिखे हुए काम एक्सट्रीम क्रूएलिटी और वायलेंस को डिपिक्ट करते हैं, तो उन्हीं की वजह से सैडिज्म शब्द का इस्तेमाल होने लगा। मार्की डे सैड के द्वारा लिखा गया बुक जस्टिन उनका सबसे फेमस बुक है। अब ये किस कारण होगा, इसका अंदाज आप लगा सकते हैं। वैसे 19वीं और 20वीं सदी में बहुत से साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट ने सैडिज्म को ध्यान से स्टडी किया। सिगमंड फ्रॉइड जैसे स्कॉलर्स ने इसकी जांच की, खासकर सेक्सुअल बिहेवियर और पावर एक्सप्रेशन के कॉन्टेक्स्ट में। इसके डार्क ट्रायड में शामिल होने के पीछे कई कारण है, जिसको समझने के लिए हमें आज से 23-24 साल पीछे जाना होगा। तो अभी हम हैं साल 2001 में। 10 को बीत चुके हैं। रिसर्चर्स इंडिविजुअली हर एक डार्क पर्सनालिटी पर रिसर्च कर रहे हैं। डार्क पर्सनालिटीज के बारे में बहुत कुछ पता भी किया जा चुका है, मगर बात जितना सिंपल लग रहा है उतना था नहीं। एक्चुअली बात यह था कि डार्क पर्सनालिटी ट्रेट के बीच के इंटरकनेक्शंस और उनके असर को समझने के लिए एक कम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क की जरूरत थी, जिसके लिए कहानी में एंट्री होती है दो साइकोलॉजिस्ट डेलरॉय पलहॉस और केविन विलियम्स की। तो दोनों ने मिलकर एक थियरी बनाई, द थियरी ऑफ डार्क ट्रायड। जी हाँ, ये समय था जब डार्क ट्रायड का कंसेप्ट बना था। उस डार्क ट्रायड में रखा गया था नार्सिसिज्म, मैकियावेलिज्म और साइकोपैथी को। अब इन तीनों को ही क्यों रखा गया, तो इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि ये तीनों पर्सनैलिटीज ओवरलैप कर जा रही थी। मतलब बहुत कुछ कॉमन था इनमें। एक तो ये था कि ये तीनों पर्सनैलिटीज मैनिपुलेटिव बिहेवियर दिखाती थी, और लैक ऑफ एम्पैथी, एंटी सोशल बिहेवियर, ये सब भी कॉमन था इनमें। लेकिन यहाँ कुछ मिसिंग था, कुछ बड़ा मिसिंग था, जिसको लेकर साइकोलॉजिस्ट एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट कर रहे थे। एक्चुअली बात यह था कि एक और पर्सनैलिटीज कॉमन बिहेवियर दिखा रही थी, एंड दैट इज सैडिज्म। सैडिज्म डार्क ट्रायड के तीनों पर्सनैलिटीज से ओवरलैप कर जा रहा था। एक एक करके समझाता हूँ कैसे। तो नार्सिसिज्म से डोमिनेंस, साइकोपैथी से लैक ऑफ एम्पैथी और मैकियावेलिज्म से मैनिपुलेटिव बिहेवियर कॉमन था। हालांकि सैडिस्ट लोगों का गोल पूरा अलग होता है इन तीनों से। जैसे मैकियावेलियन पर्सनालिटी का मैनिपुलेशन से गोल होता है पावर अचीव करना, सक्सेस अचीव करना या किसी सिचुएशन को कंट्रोल करना। वहीं सैडिस्ट पर्सन किसी सिचुएशन या लोगों को मैनिपुलेट करता है नुकसान पहुंचाने के लिए। एक सैडिस्ट का मोटिवेशन बिल्कुल अलग होता है एक मैकियावेलियन से। एक सैडिस्ट पर्सन का अल्टीमेट गोल होता है प्लेजर से करना, बस, और कुछ नहीं। तो यही कुछ कारण था जिसके वजह से 2013 में फॉर्मेशन हुआ डार्क ट्रायड का। सैडिज्म को अगर ध्यान से ऑब्जर्व किया जाए तो ये काफी नॉर्मल हो रहा है। अभी कोलकाता में जो कुछ भी हुआ है उससे पूरा देश सहमा हुआ है। वेट, कोलकाता में ही क्यों, पूरा देश में यही हो रहा है। लेकिन अगर साइकोलॉजिकली देखा जाए तो ये सैडिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर की वजह से हो रहा है। एक टर्म है सैडिज्म इन डेली लाइफ। तो इसे कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि आप अपने लाइफ में बहुत से ऐसे लोगों को देखते होंगे जिनको मजा आता है वायलेंस करने या देखने में। आप किसी एक्शन मूवी का एग्जांपल ही ले लो। मूवी में जब हीरो विलन की धुलाई करता है तब आपको एक सेटिस्फैक्शन सा मिलता होगा,
ये सब इसी सैडिस्टिक पर्सनैलिटी की वजह से होता है। जी हाँ, ये सारे लोगों में होता है, किसी में कम तो किसी में ज़्यादा। बहुत लोग तो बिना जानबूझकर सैडिस्टिक बिहेवियर में इंगेज हो जाते हैं। बुलिंग, रैगिंग, वर्बल अब्यूज और इमोशनल मैनिपुलेशन सैडिज्म के ही फॉर्म्स हैं। ये फिजिकल और मेंटल वायलेंस इतने एक्सट्रीम न लगते हों, लेकिन इनका इम्पैक्ट इक्वली डिवास्टेटिंग होता है। आई थिंक यू नो व्हाट आई एम सेइंग। तो आगे बढ़ते हैं। एक सैडिस्ट पर्सन कैसा होगा, इसका एग्जाम्पल है पैट्रिक बेटमैन। अगर आपने अमेरिकन साइको मूवी देखा है तो आप क्रिश्चियन बेल के इस कैरेक्टर को जरूर जानते होंगे। मूवी में बेटमैन का कैरेक्टर एक वेल्दी और नार्सिसिस्टिक इंसान है जो अपनी अपीयरेंस और स्टेटस पर फोकस करता है, और उसकी सबसे डिस्टर्बिंग ट्रेट है उसकी सैडिस्टिक नेचर, जो उसके एक्शन से साफ साफ दिखाई देता है। तो देखा आपने कि कैसे पैट्रिक लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई करता है, उन्हें फिजिकल टॉर्चर करता है या उन्हें मार देता है। तो आई थिंक ये चीजें काफी है पैट्रिक को एक सैडिस्ट पर्सन बोलने के लिए। तो अभी तक आपने जाना कि एक सैडिस्ट पर्सन दूसरों को इमोशनल, फिजिकल या मेंटल तौर पे नुकसान पहुंचाता है और वो करने से उसको मजा आता है। लेकिन वेट, क्या हो अगर विक्टिम को ही मजा आए? जी हाँ, आई मीन अ पर्सन हु सीक्स प्लेजर फ्रॉम एक्सपीरियंसिंग पेन। सिंपली बोलूं तो एक ऐसा व्यक्ति जो पेन को एंजॉय करता है। मैं ये बात कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ। पता नहीं मेरे को कैमरे में कितना बोल रहा है सब पर को। किंग्स तो कई सारे हैं बर्लिन में ना, तो जैसे कि BDSM सुना था मैंने, कभी देखा नहीं था। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिला, मतलब प्रॉपर रूम्स थे, हंटर वंटर रखे हुए हैं पीटने के लिए। कोई लड़की रोने लग रही है, चिल्ला रही है, बोल रही है मेरे खून निकाल, मेरे को इतना मार कि मैं हॉस्पिटलाइज हो जाऊँ। ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं लोग। जी हाँ, ऐसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं। इस टाइप के लोगों को मैसोकिस्ट बोलते हैं। हिंदी में बोलूं तो स्वपीड़कवादी। और वैसे तो मैसोकिज्म पे एक पूरा 10-15 मिनट का वीडियो बन सकता है, लेकिन फिर भी मैं कुछ बातें बताता हूं जिससे अगला टॉपिक आपको समझ में आए। मैसोकिज्म, ये वर्ड एक ऑस्ट्रियन राइटर सैकर मैसक के नाम पे रखा गया है। इसके ओरिजिन की बात करें तो ये वर्ड सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था रिचर्ड वॉन क्राफ्ट एबिंग के द्वारा। एक्चुअली ये बात 1886 की है, जब रिचर्ड भाई साहब एक बुक लिख रहे थे, साइकोपैथ या सेक्सुअलिस्ट। तो यही वो समय था जब इस बुक में सबसे पहला बार इस्तेमाल हुआ था इस टर्म का। According to Richard, the term masochism describes a sexual condition in which individual experience gratification from their own pain or humiliation. टाइम बीतने के साथ साथ ये टर्म मैसोकिज्म बहुत एक्सपेंड हुआ। कॉन्टेक्स्ट के अलावा ये एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट बन गया, जिसके बाद इस पर बहुत से रिसर्च हुए और एक टर्म बनाया गया, सैडोमैसोकिज्म, जिसमें सैडिज्म और मैसोकिज्म को इंक्लूड किया गया और इन दोनों पे रिसर्च किया जाने लगा, जिसके ज़्यादा डिटेल्स में मैं नहीं जाऊँगा। इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ, तो फिलहाल इसे यहीं रहने देते हैं और चलते हैं एक दूसरी दुनिया के सफ़र में। एक्चुअली ये कम्युनिटी है। अब है तो ये अजीब, क्योंकि इंटरनेट पे इसके बारे में जितना इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उतना काफ़ी है आपको ट्रोमेटाइज करने के लिए, लेकिन ऑब्वियसली सब कुछ इस वीडियो में नहीं बताया जा सकता कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट है ये जानने में और आप मैच्योर हो तो विकिपीडिया का ये आर्टिकल पढ़ लो। खैर, वीडियो पे वापस आते हैं और जानते हैं BDSM कम्युनिटी के बारे में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ BDSM कम्युनिटी का। BDSM, तो BD मीन्स बॉन्डेज एंड डिसिप्लिन, DS मीन्स डोमिनेंस एंड सबमिशन, एंड SM मीन्स सैडिज्म एंड मैसोकिज्म। तो यही है इसका फुल फॉर्म। BDSM कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी है जहाँ लोग अपनी डिजायर्स को ओपन माइंडेड वे में एक्सप्लोर करते हैं, बिना किसी जजमेंट के। यह कम्युनिटी खुद को एक्सप्रेस करने का एक मीडियम है, जहाँ सब कुछ म्यूचुअल कंसेंट पे बेस्ड होता है। जो लोग सैडिज्म और मैसोकिज्म में इंटरेस्ट रखते हैं वो लोग यहाँ आते हैं और अपनी फैंटेसीज को रिस्पॉन्सिबली एक्सप्लोर करते हैं। अब ये फैंटेसीज का मतलब आप समझ जाना मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। वैसे यहाँ कैसी कैसी फैंटेसीज एक्सप्लोर की जाती है उसका अंदाज़ा भी आप नहीं लगा सकते। मैं 1-2 एग्जाम्पल देता हूँ जिससे आप शायद कुछ समझ पाएँ। तो कॉन्सेंट इन BDSM, एनिमल रोल प्लेयर, पेस्टीज, रोप बॉन्डेज, या फिर सिंपली आप ग्लोसरी ऑफ BDSM सर्च करना गूगल पे। विकिपीडिया का एक आर्टिकल मिलेगा आपको, वहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दिख जाएंगे। लेकिन हाँ, प्लीज़ अगर आप 18+ और मेंटली मैच्योर हो तभी सर्च करना, नहीं तो कोई नहीं। वीडियो में आगे मैंने जो बताया है उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा।
खैर फिलहाल समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और जानते हैं कि इस कम्युनिटी का ओरिजिन क्या है और ये कैसे इवॉल्व हुआ। तो एक्चुअली BDSM का ओरिजिन कई पुरानी सिविलाइजेशंस में ढूंढा जा सकता है, जैसे कि एंशिएंट ग्रीस और रोम, जहाँ पे स्लेवरी और डोमिनेंस के कुछ कंसेप्ट मिले हैं। लेकिन मॉडर्न BDSM कल्चर 1940s और 50s के आसपास इवॉल्व होना शुरू हुआ है, जब लेदर कल्चर स्पेशली गे सब कल्चर में ये प्रैक्टिसेस पॉपुलर होने लगी। 1980s तक तो ये प्रैक्टिसेस अंडरग्राउंड सीन में छुपी रही, लेकिन उसके बाद लिटरेचर, फिल्म्स और इवेंचुअली इंटरनेट ने इस कंसेप्ट को मेन स्ट्रीम में लाया, जहाँ से BDSM कम्युनिटी ओपन होकर अपनी आइडेंटिटी के साथ सामने आई। फिल्म्स में एक फेमस एग्जाम्पल है 50 Shades of Grey। आई एम श्योर आपने इस मूवी के बारे में जरूर सुना होगा। खैर एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस कम्युनिटी में एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है सेफ्टी। BDSM में जितने भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब सेफ, सेन और कंसेंसुअल होने चाहिए, यानी कि हर पार्टनर अपनी मर्जी से, अपने समझ के साथ और सेफ्टी मेजर को ध्यान में रखते हुए पार्टिसिपेट करे। यहाँ कुछ टर्म है जो आपको समझ में आने चाहिए, जैसे कि सेफ वर्ड। ये एक ऐसा वर्ड है जो अगर कोई पार्टनर बोल दे तो सब कुछ तुरंत रोक दिया जाता है। सेफ वर्ड का होना ट्रस्ट का एक नया लेवल इंट्रोड्यूस करता है। BDSM कल्चर के डिफरेंट रोल्स और डायनेमिक्स होते हैं जो इन प्रैक्टिसेस को एक यूनिक आइडेंटिटी देते हैं। डोमिनेंट, सबमिसिव, मास्टर स्लेव और स्विच रोल्स इस कम्युनिटी के कुछ प्रोमिनेंट डायनेमिक्स हैं। डोमिनेंट वो होता है जो कंट्रोल रखता है और सबमिसिव वो होता है जो अपने आप को कंट्रोल में देना प्रेफर करता है। स्विच रोल वाले लोग वो होते हैं जो कभी डोमिनेंट तो कभी सबमिसिव रोल में रहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो सैडिस्ट मैसोकिस्ट बन जाता है, वहीं मैसोकिस्ट सैडिस्ट बन जाता है, डिपेंडिंग ऑन देयर मूड और पार्टनर। एक और चीज़ यहाँ ये जानने वाली है कि आपका पार्टनर कौन है आपको कुछ पता नहीं, उनसे आप पहली बार मिले हो, जो कि फिर से एक स्ट्रेंज बात है। मतलब आप एक बार सोच के ही देखो। खैर जो आगे फिर कभी बात करते हैं इसके बारे में, उससे पहले मैं बता दूं कि आज के ज़माने में BDSM कल्चर कुछ स्पेसिफिक सिटीज़ में ज़्यादा विजुअल है, जैसे कि सैन फ्रांसिस्को, बर्लिन, न्यूयॉर्क और टोक्यो जैसे शहर इस कल्चर के हॉटस्पॉट के रूप में जाने जाते हैं। आपको शायद जानकर हैरानी होगी, लेकिन ये इंडिया में भी है। जी हाँ, वेस्टर्न वर्ल्ड की तरह ओपन तो नहीं, लेकिन इंडिया में ये चीज़ें अंडरग्राउंड ही सही, लेकिन है ज़रूर। मुझे नहीं पता कि कितने इंडियंस को इसके बारे में पता होगा, लेकिन जितना मैंने रिसर्च किया उसके अकॉर्डिंग मुंबई में अर्ली 2000 के समय में इन लोगों का पहला ऑफलाइन गैदरिंग हुआ था और अभी न जाने कितने जगहों पर यह हो रहा है। खैर कोलकाता भी उसमें शामिल है। एक और बात की वेस्टर्न वर्ल्ड और इवन जापान और थाईलैंड जैसे देशों में भी एक्सक्लूसिव BDSM क्लब्स और इवेंट्स होते हैं, जहां लोग अपनी किंग्स और फेटिसेस को ओपनली एक्सप्लोर करते हैं। वैसे ये किंग्स और फेटिसेस का स्पेक्ट्रम काफ़ी ब्रॉड है। देखो, किंग और फेटिसेस के बारे में ज़्यादा खुलकर मैं यह नहीं बताना चाहता, लेकिन कुछ कुछ तो बता ही सकता हूँ। तो BDSM में अलग अलग किंग्स और फेटिसेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बॉन्डेज। बॉन्डेज एक ऐसा किंग है जिसमें रोप्स का यूज करके पार्टनर को बांधा जाता है। इसका एग्जाम्पल आपको उसी मूवी में मिल जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल है डिसिप्लिन और इम्पैक्ट प्ले। इसमें किसी को थोड़ा सा दर्द देना होता है, जैसे कि स्पैंकिंग या मारना पीटना, जो पता नहीं क्यों लेकिन कुछ लोगों को एक्साइटिंग लगता है। एक और एग्जाम्पल है रोल प्लेइंग। रोल प्लेइंग में लोग अलग अलग कैरेक्टर्स बनते हैं, जैसे कि टीचर स्टूडेंट या बॉस एम्प्लॉय एट्सेट्रा, और वो अपनी फैंटेसीज को प्ले करते हैं। तो ये थी कुछ नॉर्मल चीज़ें। अब मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, सोच लो जितना सोचना है, क्योंकि आप लोग जितना सोचोगे उससे भी अजीब चीज़ें यहाँ होती हैं। मतलब बस इतना समझ लो कि हर वो प्रैक्टिस जो करने से दर्द होता है वो सब यहाँ होता है, क्योंकि आखिरकार इनको दर्द महसूस करने में ही मज़ा आता है। खैर खैर खैर, ये सब कुछ सिर्फ तभी किया जाता है जब दोनों लोग रेडी हो। याद रखना, ये सब कुछ एक दूसरे के परमिशन से ही होता है। और लास्टली मैं बता दूं कि ये कम्युनिटी अपनी आइडेंटिटी के साथ प्राउड फील करती है। BDSM के लोगों के लिए ये सिर्फ प्लेजर का सोर्स नहीं, बल्कि अपनी इंडिविजुअलिटी एक्सप्रेस करने का एक तरीका है। BDSM कम्युनिटी के लोग बहुत से इवेंट ऑर्गेनाइज करवाते हैं, जहां लोग अपने जैसे लोगों से ही मिलते हैं एंड देन उन्हें अपने डिजायर्स एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है, बिना किसी रोक टोक के।